ये थे बैंक से चोरी किए गए सामान की कीमत करीब 14 मिलियन पाउंड्स। इस चोरी को अंजाम देने वाले मास्टरमाइंड सीनियर सिटीजन्स थे। जिस एज में लोग रिटायरमेंट लाइफ जीते हैं और अपना ज्यादातर टाइम घर पर बिताते हैं, उस एज में सीनियर सिटीजन्स के गैंग ने लंदन की सबसे बड़ी वॉल्ट की रॉबरी की थी। और सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात तो ये थी कि इस पूरे गैंग के सबसे छोटे मेंबर की एज थी 60 साल। वहीं इस गैंग के सबसे बड़े मेंबर की एज थी 86 साल। इन सभी गैंग के मेंबर्स ने इस चोरी को इतनी सफाई और चालाकी से किया कि किसी के लिए भी ये गैस कर पाना बहुत ही मुश्किल था कि इस चोरी के पीछे सीनियर सिटीजन्स का हाथ हो सकता है। पुलिस ने इस पूरे गैंग को पकड़ने के लिए जो तरीका अपनाया वो बहुत ही शॉकिंग था, क्योंकि गैंग के किसी भी मेंबर्स को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि पुलिस उनके पीछे है। तो आखिर कौन थे ये चोर, कैसे उन्होंने इतनी बेहतरीन चोरी को अंजाम दिया और कैसे ये पुलिस के हाथ लगे, ये अपने आप में बहुत ही हैरत अंगेज और एक्साइटिंग कहानी है। इस कहानी की शुरुआत होती है 2 अप्रैल 2015। ये वो दिन था जिस दिन लंदन में ईस्टर हॉलिडे शुरू होने की वजह से सभी बैंक्स 5 दिनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं और 5 दिन पूरे होते हैं। 2015 की सुबह जब ये डिपॉजिट वॉल्ट खोला जाता है, तब वहां का सीन देखकर वॉल्ट मैनेजर से लेकर वहां के एम्प्लॉइज के पैरों तले जमीन सरक जाती है। ये चोरी हुई थी लंदन के हटॉन गार्डन एरिया में, जिसे सदियों से लंदन के डायमंड डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। और यही वो वजह थी कि इस एरिया में हर जगह ज्वेलरी शॉप्स थी, जहां पूरे लंदन की सबसे बेहतरीन ज्वेलरीज मिलती थी, क्योंकि सभी शॉप्स के ओनर्स के पास बहुत ही महंगी और वैल्यूएबल ज्वेलरीज होती थी। इसीलिए वो अपना सारा कीमती सामान हटॉन गार्डन सेफ डिपॉजिट कंपनी के वॉल्ट में रखते थे। ये सेफ्टी डिपॉजिट कंपनी भी हटॉन गार्डन एरिया में ही आती थी, ताकि वहां के लोग अपना सारा कीमती सामान इन वॉल्ट में सेफली रख पाए। और वहां के बिजनेसमैन से लेकर वहां के रहने वाले भी इन्हीं सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्सेस का यूज करते थे। अपने कैश, ज्वेलरीज और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रखने के लिए हटॉन गार्डन कंपनी ने अपने वॉल्ट 1914 में ही बना लिए थे, जिसकी सिक्योरिटी फीचर्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि इस वॉल्ट को तोड़कर अंदर घुसना लगभग इम्पॉसिबल था। हटॉन गार्डन कंपनी अपने क्लाइंट से ये दावा करती थी कि उनके वॉल्ट को तोड़ना नामुमकिन है, मगर सीनियर सिटीजन्स के गैंग ने इस कंपनी के सारे दावों को झूठा प्रूफ कर दिया और उस चोरी को अंजाम दिया, जिसके बारे में ना तो कभी हटॉन गार्डन के बिजनेसमैन ने सोचा था और ना ही हटॉन गार्डन कंपनी ने। इस गैंग में 6 लोग शामिल थे, जिसमें सबसे पहले मेंबर का नाम था ब्रायन लीडर, जो इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड था। ब्रायन पहले भी एक बड़ी चोरी को अंजाम दे चुका था और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड था। दूसरे मेंबर का नाम था टैरी पर्किंस। ये इस चोरी में शुरू से लेकर अंत तक शामिल था। टैरी पर्किंस 1983 में सिक्योरिटी एक्सपेंसेस की कैश वैन को लूट चुका था, जिसे लंदन की हिस्ट्री की सबसे बड़ी कैश लूट भी कहा जाता है। तीसरे गैंग मेंबर का नाम था जॉन कॉलिंस। प्रोफेशनल चोर हुआ करता था। जॉन ही वो गैंग मेंबर था जो चोरी के दौरान बाहर खड़ा होकर नजर रखता था और चोरी के बाद वैन को चलाता था। चौथे गैंग मेंबर का नाम था डैनियल जोन्स। ये एक एक्सपीरियंस्ड क्रिमिनल था जिसने पहले भी कई चोरियों को अंजाम दिया था। गैंग के 5वें मेंबर का नाम था क्लार वुड, जिसके नाम कई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे। और आखिरी मेंबर का नाम था बसील। इसको इलेक्ट्रॉनिक में अच्छी खासी मास्टरी थी। इस चोरी में इसका काम था अलार्म सिस्टम को डिसेबल करना। इन 6 मेंबर्स के अलावा 2 और मेंबर्स भी थे, जिनका ना तो कभी नाम सामने आया और जो ना तो कभी चोरी में डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। इन 2 मेंबर्स ने चोरी के बाद बस इस गैंग की थोड़ी बहुत हेल्प की थी। इन सभी गैंग के मेंबर्स में एक बात बहुत कॉमन थी कि इन सभी के नाम कई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे और सभी एक वक्त में बड़ी बड़ी चोरियों को अंजाम दे चुके थे, जिससे ये पता चलता है कि ये सभी गैंग मेंबर्स चोरियां करने में माहिर थे। इन सभी गैंग मेंबर्स ने चोरी की प्लानिंग में 3 साल लगा दिए, जिसमें सबसे पहले ब्रायन ने टीम के हर मेंबर को अलग अलग काम बांट दिया, जैसे चोरी के दौरान बाहर कौन नजर रखेगा, चोरी करने के लिए वॉल्ट के अंदर कौन जाएगा और चोरी के बाद वैन कौन चलाएगा। सभी जरूरी प्रिपरेशन करने के बाद ब्रायन की टीम अब पूरी तरीके से रेडी थी इस चोरी को अंजाम देने के लिए। और अब जो आखिरी काम बचा था वो था इस चोरी की डेट को फाइनल करना। ब्रायन अपनी टीम से कहता है कि वो इस चोरी को तब अंजाम देंगे जब पूरे लंदन में ईस्टर की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। ईस्टर की छुट्टियों के दौरान पूरे यूके में सभी बैंक 5 दिनों के लिए बंद हो जाता है और यही वो वजह थी कि ब्रायन ने ईस्टर की छुट्टियों को चुना था, ताकि वो अपनी चोरियों को बिना किसी प्रॉब्लम के अंजाम दे सके, क्योंकि 5 दिन बैंक में कोई ना तो आने वाला था और ना ही बाहर जाने वाला था। 2 अप्रैल शाम 7 बजे हटॉन गार्डन कंपनी के स्टाफ वॉल्ट और ऑफिस को बाहर से लॉक करके अपने घरों के लिए निकल जाते हैं और 1 घंटे 20 मिनट के बाद यानी 8:20 पर ब्रायन की गैंग व्हाइट वैन में हटॉन गार्डन पहुंचती है। वैन को पास की रोड के साइड पर पार्क करने के बाद उसमें से 2 गैंग मेंबर्स बाहर निकलते हैं। उन दोनों ने मेंटेनेंस वर्कर्स की यूनिफॉर्म पहन रखी थी और वो दोनों टहलते हुए हटॉन गार्डन कंपनी की बिल्डिंग के सामने से गुजरते हैं। वो ये देखना चाहते थे कि बिल्डिंग के आसपास कोई आदमी या पुलिस वाला तो नहीं है। 9
9:20 पर गैंग का मेंबर बसीन हटॉन गार्डन बिल्डिंग की तरफ से आगे बढ़ता है। इसने अपने फेस को एक काले रंग के पॉलीथीन बैग से छुपाया हुआ था ताकि सीसीटीवी कैमरा में उसका फेस सामने न आए। बसील ने मास्टर की के जरिए पहले भी कई जगह चोरियों को अंजाम दिया था, इसीलिए यहाँ भी वो बिल्डिंग एग्जिट डोर को अपनी मास्टर की से खोलता है और वो सभी उस बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो जाते हैं। बस कुछ ही देर के बाद जॉन उस व्हाइट वैन को एग्जिट डोर के बाहर लाकर खड़ा कर देता है, जिसमें से वो लोग अपने सभी औजार और कचरा भरने वाली ट्रॉली को बाहर निकालकर बिल्डिंग के अंदर ले जाते हैं। सारा सामान अंदर ले जाने के बाद जॉन उस वैन को दूसरी जगह ले जाकर पार्क कर देता है और हटॉन कंपनी बिल्डिंग के सामने वाली बिल्डिंग में जाकर वहां से बिल्डिंग और रोड पर नजर रखने लगता है। इस बिल्डिंग से जॉन आने जाने वाली हर गाड़ी और हर आदमी को साफ तौर पर देख पा रहा था, और क्योंकि वो लोग वॉकी टॉकी से एक दूसरे के कांटेक्ट में थे, इसीलिए जॉन किसी भी पुलिस की गाड़ी की वहां से निकलने की खबर उन्हें दे देता। एग्जिट डोर के अंदर जाने के बाद गैंग के 2 मेंबर्स सीधा बेसमेंट में चले जाते हैं और वहां अपने औजार के साथ उस एयर लॉक डोर के बाहर खड़े हो जाते हैं, जिसके पीछे से वॉल्ट तक जाने का रास्ता था। उधर गैंग के बाकी 2 मेंबर बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं और लिफ्ट के बाहरी दरवाजे को अपने एक औजार की मदद से जबरदस्ती खोल देते हैं और इसी रास्ते से नीचे उस मेटल शटर तक पहुंच जाते हैं जो वॉल्ट के बिल्कुल पास था। इस मेटल शटर को थोड़ा सा ऊपर उठाकर वो दोनों रेंगते हुए उस बेसमेंट एरिया तक पहुंच जाते हैं जहां वॉल्ट उन्हें अपने सामने दिखाई दे रहा था। इस बेसमेंट में सीढ़ियों के नीचे एक छोटा सा कंट्रोल रूम था जहां से एयर लॉक डोर, सीसीटीवी कैमरा और अलार्म सिस्टम को कंट्रोल किया जाता था। गैंग का मेंबर बसील उन सभी सिस्टम को डिसेबल कर देता है और एयर लॉक डोर का पावर कट कर देता है, जिसकी वजह से वो खुल जाता है और गैंग के बाकी मेंबर्स अपने औजार के साथ बेसमेंट एरिया के अंदर आ जाते हैं। अब वॉल्ट तक जाने से उन्हें बस एक चीज रोक रही थी और वो था लोहे की रॉड वाला दरवाजा, जिसे वो लोग आरी की मदद से काटना शुरू कर देते हैं। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे उनका कॉन्फिडेंस घबराहट में बदल जाता है और वो सभी बहुत डर जाते हैं। हालांकि बसील ने अलार्म सिस्टम को डिसेबल कर दिया था, मगर इसके बावजूद भी बिल्डिंग सिक्योरिटी कंपनी के पास एक नोटिफिकेशन चला जाता है, जिसके बाद वो अपना एक गार्ड बिल्डिंग के बाहर भेज देते हैं, ये चेक करने के लिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं। सिक्योरिटी गार्ड बिल्डिंग के बाहर आकर मेन गेट चेक करने लगता है, जो उसे लॉक मिलता है, जिसके बाद उसे लगने लगता है कि ये अलार्म डिफेक्ट होगा और इस बात की खबर वो अपनी कंपनी में दे देता है। सिक्योरिटी कंपनी गार्ड से दोबारा कंफर्म करते हुए उसे ये पूछती है कि सब कुछ ठीक है क्या, जिसका जवाब में वो कहता है कि सब कुछ ठीक है और वो वहां से चला जाता है। इस पूरी चोरी के दौरान सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये थी कि जॉन, जिसको नजर रखने का काम दिया गया था, वो खुद इस दौरान सो गया था। मगर इन गैंग मेंबर्स की किस्मत अच्छी थी और ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसे वो पकड़े जा सके। दरवाजे की रॉड काटने के बाद वो सभी उन रॉड के बीच से निकलते हैं और वॉल्ट की दीवार तक पहुंच जाते हैं, जो 3 फीट मोटी कंक्रीट से बनी हुई थी। अब वो लोग अमीर होने से सिर्फ 3 फीट की दूरी पर थे, मगर इतनी मोटी दीवार को बिना किसी हैवी ड्यूटी मशीन से तोड़ना लगभग इम्पॉसिबल था। इसके बारे में इन्हें पहले से ही पता था। वो अपने साथ एक हैवी ड्रिलिंग मशीन लेकर आए थे। ब्रायन और उसकी गैंग ने वॉल्ट की बराबर वाली दीवार को मशीन से तोड़ना शुरू कर दिया था और ड्रिलिंग के दौरान उन्हें इस बात की खुशी थी कि अब वो बहुत जल्द अमीर होने वाले हैं, और साथ ही साथ उन्हें यह डर भी था कि अगर वो पकड़े गए तो उन्हें अपनी पूरी जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ेगी। कई घंटे ड्रिलिंग मशीन चलाने के बाद वो लोग दीवार में गड्ढा करने में कामयाब हो जाते हैं और उस गड्ढे को इस तरीके से बनाया गया था कि कोई भी उस रास्ते अंदर बाहर जा सके। गड्ढे के रास्ते से वो लोग जैसे ही वॉल्ट के अंदर पहुंचते हैं, उनकी सारी खुशी निराशा में बदल जाती है, क्योंकि वो ये देखते हैं कि सारे सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्सेस दीवारों में फिक्स थे, जिन्हें खोलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। ये देखकर उन सब के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इतनी प्लानिंग और तैयारी करने के बाद भी इस पॉइंट के बारे में इन्हें पता नहीं था। उनका ये प्लान फेल हो चुका था। अब टाइम था डिसीजन लेने का और गैंग के लीडर ब्रायन डिसाइड करते हैं कि वो सभी यहाँ से वापस चले जाएंगे और फिर सोचेंगे कि आगे क्या करना है। ब्रायन और उसकी पूरी गैंग अपने सभी टूल्स उठाते हैं और बिल्डिंग के एग्जिट डोर की तरफ बढ़ने लगते हैं और वहां से बाहर आ जाते हैं। जॉन पहले से ही व्हाइट वैन लेकर उनका वेट कर रहा था और वो सब उस वैन में बैठकर वहां से चले जाते हैं। वैन में बैठते ही ब्रायन ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो ना तो हटॉन बिल्डिंग वापस जाएगा और ना ही चोरी करेगा। ब्रायन का ये मानना था कि अगर एक बार प्लान फेल हो जाए तो दोबारा उसी प्लान पर काम करने से मिस्टेक होती है और पकड़े जाने का चांस बहुत बढ़ जाता है। गैंग के मेंबर्स के मन में अब लालच आ चुका था और वो किसी भी कीमत पर हाथ लगी अमीरी को नहीं छोड़ना चाहते थे। इसीलिए वो बार बार ब्रायन को समझाने की कोशिश कर रहे थे, मगर ब्रायन अपना डिसीजन ले चुका था और वो मना कर देता है। जब ब्रायन उनकी कोई बात नहीं समझता है और मानने से इनकार कर देता है, तब डिसाइड करते हैं कि वो लोग बिना ब्रायन के दोबारा वॉल्ट के अंदर जाएंगे और उसे लूटेंगे। कई घंटों चली प्लानिंग और बातचीत के बाद
उनमें ये डिसाइड होता है कि उन्हें एक पावरफुल हाइड्रोलिक मशीन की जरूरत पड़ेगी जिससे वो लोग सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्सेस को तोड़ सकें। इसीलिए हाइड्रोलिक मशीन का अरेंजमेंट करने के लिए जॉन और डेनियल एक व्हाइट कार में एक इक्विपमेंट स्टोर जाते हैं। जरा इस पॉइंट को याद रखिए, डेनिन अकेला गाड़ी से बाहर उतरता है और इक्विपमेंट स्टोर जाकर थोड़ी ही देर में वो स्टोर से बाहर आता है। तब उसके हाथ में एक हाइड्रोलिक मशीन थी जिसे लेकर कार में रख देता है। फिर वो दोनों कार में बैठकर वहां से चले जाते हैं। हटॉन बिल्डिंग में दोबारा जाने से पहले गैंग के 2 लोग फिर से रात को उस बिल्डिंग के बाहर से निकलते हैं ताकि वो लोग ये जान सके कि चोरी के बारे में किसी को कुछ पता चला या नहीं। और जब उन्हें ये आइडिया हो जाता है कि सब कुछ ठीक है, तब इस बार वो फिर से गैंग मेंबर्स एग्जिट डोर के रास्ते से बिल्डिंग में घुसते हैं और सीधा बेसमेंट में चले जाते हैं। वो लोग दोबारा अपनी चोरी की शुरुआत करते हैं और इस बार वो लोग जो हाइड्रोलिक मशीन अपने साथ लाए थे उसकी हेल्प से सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्सेस के पूरे कैबिनेट को दीवार से निकाल लेते हैं। ये मशीन इतनी पावरफुल थी कि इसने जो फोर्स जनरेट किया वो लगभग 10 टन का था, जिसकी वजह से वॉल्ट की दीवार में क्रैक हो गया और पूरे सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स कैबिनेट से बाहर आ गए। अब डेनियल और बसील सारे डिपॉजिट बॉक्सेस को तोड़ना शुरू करते हैं और उसमें से निकलने वाले सारे कैश, ज्वेलरीज और कीमती सामान को उस होल के रास्ते से पर्किंस तक पहुंचाना शुरू करते हैं। पर्किंस इन सारी कैश, गोल्ड और ज्वेलरी को कचरा भरने वाली ट्रॉली में डाल रहा था जो वो अपने साथ लाए थे। इस वॉल्ट में टोटल 995 सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्सेस थे, जिसमें से वो लोग सिर्फ 37 डिपॉजिट बॉक्सेस को ही खोल पाए थे। इतना कम सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्सेस को खोलने के पीछे की वजह ये थी कि अब उनकी कचरा भरने की ट्रॉली में और ज्यादा लूट का माल नहीं आ पा रहा था। मगर इसके बावजूद भी ये लूट इतनी बड़ी थी कि इसे लंदन की हिस्ट्री की सबसे बड़ी लूट कहा जाने लगा। लूट को करने के बाद गैंग के सभी मेंबर्स दोबारा उसी एग्जिट गेट से बाहर निकलते हैं जहां जॉन कोलिन वैन के साथ उनका पहले से वेट कर रहा था। पर्किंस ने उस कचरा भरने की ट्रॉली को वैन में लोड किया जो पूरी तरीके से कैश, गोल्ड और ज्वेलरी से भरी हुई थी और फिर वो सभी वहां से निकल जाते हैं। इस चोरी के 4 दिन के बाद यानी 7 अप्रैल 2015 को ईस्टर वीकेंड की छुट्टियां खत्म हो चुकी थी और मंगलवार की सुबह सिक्योरिटी कंपनी का स्टाफ काम पर लौटता है और जैसे ही ऑफिस खोलने के बाद वो लोग बेसमेंट में वॉल्ट तक जाते हैं और वहां जाते ही उन्हें दिखता है कि सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्सेस जमीन पर इधर उधर बिखरे हुए हैं और उसमें से सारे कीमती सामान गायब हैं। ये देखते ही वो लोग फौरन इस बात की खबर पुलिस को दे देते हैं, जिसके बाद पुलिस सुबह 9 बजे हटॉन सिक्योरिटी कंपनी के ऑफिस पहुंच जाती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। पुलिस जैसे ही वॉल्ट के अंदर जाती है वहां उनकी नजर जमीन पर बिखरे डिपॉजिट बॉक्सेस पर पड़ती है जिनमें से सारा कीमती सामान गायब था और साथ ही साथ पुलिस को वहां टूल्स और हाइड्रोलिक मशीन भी मिलती है जिसका यूज चोरों ने किया था। इस चोरी की वजह से आसपास के शॉप ओनर्स और बिजनेसमैन को एक बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि उनका काफी सारा कैश इन डिपॉजिट बॉक्सेस में था जो चोरी हो गया था। वो इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि इतनी हाई सिक्योरिटी और स्ट्रॉन्ग वॉल्ट में चोरी हुई है, और वो भी तब जब इस वॉल्ट का अलार्म सिस्टम सिक्योरिटी कंपनी से कनेक्टेड है। इस चोरी ने सिक्योरिटी कंपनी के साथ साथ अलार्म सिक्योरिटी कंपनी पर भी कई सवाल खड़े कर दिए और साथ ही साथ ये भी कहा जाने लगा कि जब अलार्म सिक्योरिटी कंपनी को नोटिफिकेशन मिला था तो उन्होंने इस बात की खबर पुलिस को क्यों नहीं दी और उनकी इसी चतुराई की वजह से ये वॉल्ट लुट गया। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए वॉल्ट को क्लोजली चेक करने लगती है ताकि उनके हाथों कोई फिंगरप्रिंट या डीएनए सैंपल लग सके जिससे वो चोर तक पहुंच सके। चोरी करने से पहले जब वो चोर इस चोरी की प्लानिंग कर रहे थे तब इस गैंग ने फॉरेंसिक फॉर डमीज नाम की पूरी बुक को स्टडी किया था ताकि वो ये जान सके कि क्राइम सीन पर कौन से प्रूफ मिल सकते हैं और उन्हें कैसे इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। इस बुक से मिली इंफॉर्मेशन की वजह से इस पूरी गैंग ने क्राइम सीन से सारे सबूत मिटा दिए थे और यही वो वजह थी कि पुलिस को क्राइम सीन पर ब्लीच बोतल मिली थी जिनका यूज फिंगरप्रिंट्स को मिटाने के लिए किया गया था। फिंगरप्रिंट्स मिटाने के साथ ही साथ इन चोरों ने सीसीटीवी कैमरा की हार्ड ड्राइव भी निकाल ली थी जिसकी वजह से पुलिस के हाथ उनका कोई भी फोटो नहीं लग पाया और न ही कोई वीडियो, जिसकी वजह से पुलिस अभी तक खाली हाथ थे और उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि इन चोरों को कैसे पकड़े। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को ये आइडिया तो आ गया था कि इस गैंग के पीछे वो लोग हैं जो बहुत ही प्रोफेशनल चोर हैं जिन्हें फॉरेंसिक और दूसरी बारीकियों की काफी अच्छी तरीके से नॉलेज है और उनका काम बहुत ही मुश्किल होने वाला है। पुलिस के ऊपर अब इन चोरों को पकड़ने का प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था और उन्हें किसी भी कीमत पर इस पूरे गैंग को पकड़ना था, इससे पहले कि सभी चोर इस माल को बेच दें। और तभी पुलिस के हाथ वो पहली कड़ी लगती है जिससे इस पूरी रॉबरी केस को सॉल्व किया जा सकता था। हालांकि इस गैंग ने अपनी प्लानिंग तो बेहतरीन की थी मगर एक बहुत ही जरूरी पॉइंट्स उनसे मिस हो गया था और वो था सीसीटीवी कैमरा जो पूरे लंदन की रोड पर जगह जगह लगे हुए थे। इसका साफ मतलब था कि लंदन की रोड पर आने जाने वाले हर आदमी इन सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो जाते थे और इन कैमरा का एक्सेस पुलिस के पास ही था। पुलिस अब इन सीसीटीवी कैमरा की फुटेज को चेक करना शुरू करती है और कुछ ही दिनों चली इन्वेस्टिगेशन के बाद उनके हाथ चोरी की रात का वो फुटेज लग जाता है जिसे देखकर उनकी आंखों में एक चमक आ जाती है। पुलिस को इस फुटेज में वो व्हाइट वैन दिखाई देती है जिसे जॉन कोलिंस चला रहा था, जिसमें से 2 गैंग मेंबर मेंटेनेंस वर्कर का यूनिफॉर्म पहनकर बाहर निकलते हैं और ये वो मिस्टेक थी जिसने इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन चेंज कर दिया।
दिया। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज की हेल्प से कोलिन की कार के नंबर प्लेट तक पहुंचती है और इस नंबर प्लेट की हेल्प से कार को ट्रेस करके एक रेजिडेंट एरिया तक पहुंचती है जहां उन्हें कार खड़ी दिखाई देती है। पुलिस अब इस कार पर नजर रखना शुरू कर देते हैं ताकि उन्हें ये पता चल सके कि इस कार का ऑनर कौन है, और इसी दौरान वो देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी इस कार को चलाता है जिसका नाम था जॉन कोलिन्स। ये पहली सक्सेस थी जो पुलिस के हाथों लग चुकी थी और पुलिस इस गैंग के पहले मेंबर तक पहुंच चुकी थी। जॉन कोलिन्स की आइडेंटिटी हाथ लगने के बाद पुलिस डिसाइड करते हैं कि उसे अरेस्ट नहीं करेंगे बल्कि उस पर 24 घंटे नजर रखेंगे ताकि उसके थ्रू गैंग के दूसरे मेंबर्स तक पहुंच सके। एक रोज 2 पुलिस ऑफिसर कोलिन का पीछा करते हुए नॉर्थ लंदन के एक पब पहुंचते हैं जहां वो देखते हैं कि जॉन टैरी और डैनियल से मिल रहा है। पुलिस को लगने लगता है कि हो ना हो जॉन कोलिन जिन लोगों से मिल रहा है ये पक्का उसी गैंग के मेंबर हैं, और पुलिस चेक के बेस पर 4 लोगों की एक सस्पेक्ट लिस्ट बनाती है। अब पुलिस जॉन के साथ साथ इन 4 पर भी नजर रखना शुरू कर देती है और साथ ही साथ इन सभी के फोन्स को भी सर्वेलियंस पर डाल देते हैं। पुलिस अब उनके पुराने फोन रिकॉर्ड्स को भी चेक करना शुरू कर देती है और इस चेक करने में पुलिस के हाथ उस दोपहर की एक कॉल रिकॉर्डिंग लग जाती है जिस दोपहर जॉन और डैनियल हाइड्रोलिक मशीन खरीदने स्टोर गए थे। कॉल रिकॉर्डिंग में जॉन की आवाज थी जिसमें वो स्टोर में कॉल करके हाइड्रोलिक मशीन के बारे में पूछता है, और जब पुलिस कॉल रिकॉर्डिंग के टाइम के आसपास उस स्टोर के बाहर का सीसीटीवी कैमरा चेक करती है तब उन्हें जॉन कोलिन्स की वो व्हाइट वैन भी दिख जाती है जिसमें उसके साथ डैनियल भी बैठा हुआ था। पुलिस अब उस स्टोर पहुंचकर वहां के सीसीटीवी फुटेज भी चेक करना शुरू कर देती है। डैनियल स्टोर के अंदर घुसता है और वहां से एक हाइड्रोलिक मशीन खरीदता है। इस दौरान डैनियल एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर बैठता है और वो ये थी कि स्टोर पर अपना नाम एड्रेस असली बता देता है। अब इस चोरी को हुए पूरे 1 महीने बीत चुके थे और पुलिस अब भी इन चोरों पर नजर रखे हुए थी। इसी दौरान 1 मई 2015 की शाम जॉन, टैरी और ब्रायन एक पब में ड्रिंक पीने के लिए मिलते हैं, मगर वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर उनका पीछा कर रहा है और एक हिडन कैमरा से उनकी फोटोज ले रहा है। ये फोटो इतनी सफाई से ली गई थी कि इसमें सभी के फेस बिल्कुल साफ नजर आ रहे थे। हालांकि ब्रायन ने खुद को इस चोरी से तो अलग कर लिया था, मगर फिर भी वो जॉन कॉलिन्स और क्रिक्सन से अपना हिस्सा मांगता है क्योंकि ये आइडिया और प्लान उसी का था और इसीलिए उसने मीटिंग भी बुलाई थी। इस मीटिंग के दौरान चोरी किए सामान में अपना अपना हिस्सा लेने का डिसीजन बना, लेकिन अंडरकवर पुलिस ऑफिसर इसे सुन लेता है और जैसे ही उसे ये यकीन हो जाता है कि इसी गैंग ने चोरी को अंजाम दिया है, वो अंडरकवर पुलिस ऑफिसर ये सारी बातचीत अपने पास रखे छोटे से टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लेता है और अब पुलिस के हाथ इस केस से जुड़ा सबसे इंपॉर्टेंट सबूत लग चुका था जिसकी हेल्प से इन चोर को अरेस्ट कर सकते थे। अब पुलिस डिसाइड करती है कि बिना टाइम वेस्ट किए इन 5 गैंग के मेंबर्स को अरेस्ट करेगी और उनसे सारे लूट का पैसा रिकवर कर लेगी। और पुलिस को कॉल रिकॉर्डिंग से ये पता चल गया कि सारा लूट का माल पहले जॉन कोलिन्स के घर पर ले गए थे और फिर उन लोगों ने उस माल को 2 हिस्सों में बांटकर छुपा दिया था ताकि वो लोग बाद में उसे आपस में बराबर बांट सके। लूट के आधे हिस्से को जॉन ने अपने एक रिलेटिव के पास रखवा दिया था और डेनियल ने बचा हुआ आधा हिस्सा कब्रिस्तान में छुपा दिया था और अब वो लोग वेट कर रहे थे एक सही दिन का जिस दिन वो लोग इस माल को आपस में बांट सके। पुलिस को जैसे ही ये पता चला वो उन 5 पर कड़ी नजर रखना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन चोरों के माल को आपस में बांटते हुए रंगे हाथ पकड़ना चाहती थी। और आखिरकार इस चोरी के 6 हफ्तों के बाद वो दिन आ जाता है जब इन सभी गैंग मेंबर्स में ये डिसाइड होता है कि सारा चोरी का माल निकालकर टैरी पर्किंस के घर पर लाएंगे। इस सब के दौरान पुलिस लगातार सीसीटीवी कैमरास और अपनी गाड़ियों से इन गैंग मेंबर्स पर नजर रखे हुए थी और इन सबको पकड़ने के लिए पूरी तरीके से रेडी थी। ये सभी गैंग मेंबर्स पर्किंस के घर पहुंचते हैं और वहां लूट के माल को आपस में बांटना शुरू कर देते हैं और यही वो मौका था जिसका पुलिस वेट कर रही थी। पुलिस फौरन पर्किंस के घर पर रेड मार देती है और इन सभी गैंग के मेंबर्स रंगे हाथों पकड़ लेती है। अचानक से पुलिस को देखते ही इन सभी गैंग के मेंबर्स के पैरों तले जमीन सरक जाती है और उनका आपस में माल बांटने का प्लान पूरी तरीके से चौपट हो जाता है। पुलिस ने इस रेड में पर्किंस के घर से सोना, ज्वेलरीज और कैश रिकवर किया जिसकी वैल्यू थी 4 मिलियन पाउंड्स यानी कि लगभग 500 करोड़ रुपए। इन 5 को अरेस्ट करने के बाद उन पर चोरी की प्लानिंग और चोरी का केस चलाया गया जिसके बाद कोर्ट ने ब्रायन को 6 साल और 3 महीने की सजा सुनाई और गैंग के बाकी मेंबर्स को 7 साल की सजा सुनाई गई। इन सभी गैंग मेंबर्स में बस एक बसील ही था जो पुलिस के हाथों नहीं लगा था क्योंकि चोरी के बाद वो बिल्कुल गायब हो गया था, मगर इस चोरी के 9 साल बाद अपने इन्फॉर्मर की हेल्प से वो भी पुलिस के हाथों लग गया था जिसके बाद कोर्ट ने उसे 10 साल की सजा सुनाई। पुलिस ने अपनी फाइनल रिपोर्ट में ये लिखा था कि बस 4 मिलियन पाउंड्स ही रिकवर कर पाए हैं और बाकी 10 मिलियन पाउंड्स का लूट का माल अब भी गायब है। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आती रहे।